हाँ जी, नमस्कार। माई सेल्फ दिनेश नेम। आज हम पढ़ेंगे कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है। ठीक है, बता दूं आपको एंट्रोपी के बारे में बताएगा और यहां से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर। हालांकि हो सकता है कि बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा जाए, उसका टाइप मैं आपको करवा दूंगा कि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, लेकिन एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हम कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलेगा। थर्ड लॉ, तीसरा लॉ, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बताता भी एंट्रोपी के बारे में, और क्या कहता है कि द एंट्रोपी ऑफ ए आइडियल क्रिस्टल और परफेक्ट क्रिस्टल बोल दो, एक ही बात है। द एंट्रोपी ऑफ आइडियल क्रिस्टल और ए परफेक्ट क्रिस्टल इज टेंड टू बी जीरो, कि जीरो हो सकती है कब? एट एब्सोल्यूट जीरो, एट एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो का क्या मतलब है? एब्सोल्यूट जीरो का मतलब कि मैं यहां पर टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, और टेम्परेचर भी कैसा? टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, और टेम्परेचर भी भाई लोग कैसा? 0 केल्विन वाला। ठीक है, तो थर्ड लॉ ने हमें ये बताया कि जो एंट्रोपी होगी एक परफेक्ट आइडियल क्रिस्टल की, हालांकि हम बोल सकते हैं कि इस यूनिवर्स के अंदर कोई चीज आइडियल नहीं है, लेकिन आइडियल क्रिस्टल की, हम पीछे भी तो गैसेस एटम के अंदर क्या पढ़ा? आइडियल के बारे में, आइडियल गैसेस के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पर क्रिस्टल की बात भी हम आइडियल के अंदर बात करेंगे। आइडियोलॉजिकल आइडियल होना चाहिए कि कोई भी क्रिस्टल अगर आइडियल है और उसे हम लेके जाए 0 केल्विन के ऊपर, मतलब एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर, उसकी एंट्रोपी 0 हो सकती है। क्या हो सकती है? उसकी एंट्रोपी 0 हो सकती है। ये कहा था थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने। ओके, तो इसी को हम थोड़ा मैथमेटिक्स के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, तो एंट्रोपी की बात कर लेते हैं पहले थोड़ा सा। वैसे तो हम एंट्रोपी को काफी डीप के अंदर स्टडी कर चुके, थोड़ा रिवीजन कर लीजिए। एंट्रोपी क्या है? स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन है? ये एक स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है। देखिए, एंथैल्पी, एनर्जी, एंट्रोपी, इनको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। किसी भी सब्सटेंस की कितनी है, किसी सॉलिड की कितनी एनर्जी है, कितनी लिक्विड की कितनी एनर्जी, उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? जो चीज हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हम बता सकते हैं, वो वही चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एनर्जी। मतलब चेंज कितना हुआ एक स्टेट फंक्शन के अंदर, चेंज कितना हुआ वो हम बता सकते हैं। हम ये नहीं बता सकते कि उसकी एंट्रोपी कितनी है। तो यहां पर भी हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? भाई चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं, और चेंज को मैं डेल्टा एस से दिखाता हूं, डेल्टा एस से दिखाता हूं। इस चेंज का मतलब क्या है कि एंट्रोपी एट टेम्परेचर 0 माइनस टेम्परेचर एट 0 केल्विन के ऊपर, ये टी के ऊपर और ये 0 केल्विन के ऊपर। 0 केल्विन के ऊपर हमने 0 मान लिया था, तो मैं डेल्टा एस को कैलकुलेट कर सकता हूं फॉर डेल्टा टी एट टेम्परेचर टी के लिए, मैं इसे कैलकुलेट कर सकता हूं। इतनी बात आई समझ में? इतनी आई बात समझ में? तो हम बात कर लेते हैं भाई सॉलिड के केस में कैसे होगा। ठीक है, तो भाई हम जो है बात कर लेते हैं सॉलिड के केस में, या फिर एंट्रोपी को हम कैसे निकाल सकते हैं। एंट्रोपी को निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, आप डेरिवेशन के ऊपर नहीं जाना, सिंपल से फॉर्मूले को जो है आप ध्यान में रखना। ये होता है डेल्टा एस इक्वल टू सीपी एल एन टी। ठीक है, एल एन टी ऐसे लिख सकते हैं, सीपी एल एन टी, या हम इसे बता सकते हैं, या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके टी टेम्परेचर तक सीपी बाई टी डी टी। ऐसे इसको मैंने जब सोल्व किया तो मेरे पास ये इक्वेशन आते हैं भाई, डेल्टा एस इक्वल टू सीपी एल एल टी। जब मैं नेचुरल लॉग को कहां पर कन्वर्ट करता हूं? लॉगरिथम के अंदर, तो क्या होगा? ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.30
3 से Cp log of T। T इज द टेम्परेचर। क्या है भाई? टेम्परेचर। तो हम एंट्रोपी चेंज या फिर ये चेंज कैसा आया? St। ठीक है, तो हम बता सकते हैं एंट्रोपी कितनी हो सकती है किसी भी चीज की एट टेम्परेचर T के ऊपर, इस फॉर्मूले के थ्रू। क्योंकि हमने माना एब्सोल्यूट के ऊपर अपने पास जो एंट्रोपी होगी वो 0 होगी, जिसे मैंने S0 से लिखा, S0 से लिखा, ये 0 हो जाएगा तो डेल्टा S इक्वल टू ST हो जाएगा, मतलब डेल्टा S ST एंट्रोपी एट टेम्परेचर T। तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, अब एंट्रोपी जो है अपना एक स्टेट फंक्शन है, तो इसको हम एक केमिकल रिएक्शन के लिए कैसे कैलकुलेट करें? तो केमिकल रिएक्शन के लिए हम स्टैंडर्ड जो है चेंज आएगा एट स्टैंडर्ड कंडीशंस के ऊपर, तो चेंज इन एंथैल्पी एट स्टैंडर्ड कंडीशन, तो उसको मैं डेल्टा S नोट से दिखा दूं। ठीक है, एट स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात कर रहे हैं भाई। ये इक्वल होता है किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर, ये इक्वल होता है समेशन ऑफ चेंज इन एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स एट स्टैंडर्ड कंडीशन, मतलब डेल्टा S नोट किसके लिए? प्रोडक्ट्स के लिए, माइनस करना है समेशन ऑफ S नोट डेल्टा S नोट फॉर रिएक्टेंट के लिए। ठीक है, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि एक स्टेट फंक्शन है, हम इसका सिर्फ क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसी चेंज को हम जो है इस फॉर्मूले के हिसाब से किसी रिएक्शन के लिए, किसी केमिकल रिएक्शन के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जांपल देखिए एंड या फिर क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन यहां से थर्ड लॉ से आएगा तो ज्यादा मुश्किल नहीं आएगा, डायरेक्ट में पूछ लिया जाता है कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, एंट्रोपी 0 होगी एट एब्सोल्यूट 0, एट 273 केल्विन, एट -273 केल्विन, माइनस कर दिया मैंने। ठीक है, तो कहां पर होगी 0, उसके ऊपर जो है बताना है हमें कि कहां पर 0 हो सकती है एंट्रोपी किसी भी एक परफेक्ट क्रिस्टल की। डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बन सकता है, या क्वेश्चन आपसे कुछ ऐसा बन सकता है। देखिए क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन दे रखा आपको, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको एक रिएक्शन दे रखी है, उसके लिए हमें डेल्टा S नोट स्टैंडर्ड कंडीशंस के ऊपर फाइंड आउट करना है। रिएक्शन है H2 गैस के अंदर प्लस Cl2 गैस के अंदर, क्या बना दिया? ये बना दिया 2 मोल HCl गैस के अंदर, ये हमें बना दिया। और अपने पास जो चीजें गिवन है वो है अपने पास, वो है मोलर एंथैल्पीज ऑफ किस किस की? H2 की गिवन है, Cl2 की गिवन है और HCl की गिवन है। कितनी कितनी दे रखी है? ये दे रखी है 130.6, 223.0, 186.7। ठीक है, एंट्रोपी का हमें पता है किसके अंदर होती है भाई? जूल पर मोल पर केल्विन के हिसाब से होती है, जूल पर मोल पर केल्विन के हिसाब से जूल के अंदर दे रखा है। ठीक है, सभी का यूनिट सेम रहेगा। यहां पर हमें कैलकुलेट करना है कि रिएक्शन के अंदर टोटल जो एंट्रोपी चेंज है वो कितना होगा एट स्टैंडर्ड कंडीशन। तो स्टैंडर्ड वाला मोलर वाला हमें दे रखा है, तो हमें क्या करना है, ये सिर्फ 1 मोल के लिए, H2 1 मोल है एज इट इज रखेंगे, Cl2 1 मोल है एज इट इज रखेंगे, लेकिन HCl 2 मोल है, मतलब 2 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फॉर्मूले के अंदर चलो डेल्टा S नोट इक्वल टू समेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, जो चेंज इन एंट्रोपी किसका? प्रोडक्ट्स का। प्रोडक्ट्स क्या है मेरे पास? HCl बना है, 1 मोल के लिए कितना? 186.7। कितना है अपने पास? डेल्टा S नोट हमें निकालना है फॉर द रिएक्शन। तो कितने हैं ये? 1 मोल, 1 मोल के लिए मोलर एंथैल्पी है, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, तो अपने पास ये आएगा 2 into 186.7। ये किसका प्रोडक्ट का आ गया? माइनस करना होता है हमें रिएक्टेंट का। रिएक्टेंट क्या अपने पास? H2 और Cl2 दोनों क्या 1-1 मोल पड़े हैं, अपने पास ये गिवन है, इसे ऐड अप कर दिए 130.6 प्लस 223.0। ठीक है, उसको आप ऐड कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए और जो आंसर है उसे कमेंट सेक्शन के अंदर डाल दीजिएगा। ठीक है, मैंने फॉर्मूला बता दिया, सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन बची है। अगर क्रॉस चेक के लिए मैं आपको बता दूं, ये लगभग अपना आएगा 20 किलो जूल के आसपास। जूल पर मोल है क्या? सॉरी, जूल केल्विन के अंदर आएगा, जूल पर केल्विन के अंदर। ठीक है, अपने पास ये रिएक्शन जो है ये आंसर निकल के आएगा, तो जो है ट्राई आउट कीजिएगा इसको करने के लिए।
और अपना ये आंसर होना चाहिए। ओके, जिसका ये आ जाए तो भाई बता देना कमेंट के अंदर, हम कमेंट जो जरूर पढ़ेंगे आप लोगों के। और यहाँ पर अपना थर्मोडायनेमिक्स का सफर समाप्त हो जाता है। एक वीडियो और थर्मोडायनेमिक्स की बाद में जो है मैं आप लोगों को दूंगा, जिसके अंदर हम आइसोथर्मल के लिए और एडियाबैटिक के लिए, इरिवर्सिबल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, अगेंस्ट प्रेशर, अगेंस्ट वैक्यूम के लिए डायरेक्ट एक फ्लो चार्ट आप लोगों को दे दिया जाएगा। वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, वहां से आप उस फ्लो चार्ट को आपको याद करना ही करना पड़ेगा। हालांकि हमने वो चीजें सारी सोल्व करवाई हैं, फिर भी एक सहूलियत के लिए आप लोग आजकल पका पकाया खाना पसंद करते हैं, तो इसलिए हम उसे क्या है एक फ्लो चार्ट के अंदर पिरो देते हैं आप लोगों के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जय हिंद।